Hello everyone, welcome in our YouTube channel कार्डियम नर्सिंग एकेडमी। तो देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइव सेशन जो कि रिलेटेड करता है हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि जो आपकी फार्मा है, ओबीजी है, उससे रिलेटेड कुछ लाइव जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के लिए आपके लिए डाले गए हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम जो वीडियो है लाइव इसलिए रख रहे हैं ताकि आप लोग असेस कर पाएं, देख पाएं कि आप जो कितना क्वेश्चन है आपके ठीक हो पाएंगे, अब तक आपने कितनी प्रिपरेशन की है नोट सेट के लिए, आगे आने वाले जीएमसीएच, पीजीआई और जो आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसी है, जैसे कि जीएमसीएच है, आरआरबी है, उसके बाद में ईएसआईसी की सबसे बड़ी वैकेंसी है जो अभी आने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स करेक्टली एक्सप्लेन दैट फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस इन विच स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कौन से स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, तो देखिए फैलोपियन ट्यूब में होता है, ओवेरी में होता है, यूट्रस में होता है या फिर वेजाइना में होता है। यहाँ पे आपको टिक करना है कि कहाँ पे होता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, फटाफट से आपके पास 1 मिनट का समय है और आपको बताना है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है। हाँ जी, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी, यूट्रस। फटाफट से जो आप आंसर हैं के बताएं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। चलिए, तो जो आंसर क्वेश्चन आपका फर्स्ट रहेगा उसका आंसर आएगा फैलोपियन ट्यूब। कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हेन द क्लाइंट आस्क द नर्स अबाउट द विएबिलिटी ऑफ द ओवम। देखिए यहाँ पे जो ओवम है आफ्टर ओव्यूलेशन उसका विएबिलिटी पीरियड पूछा गया है। नर्स करेक्टली एक्सप्लेन करती है आफ्टर ओव्यूलेशन द ओवम रिमेन्स अलाइव फॉर हाउ मेनी आवर्स। कितने टाइम तक जो ओवम है वो क्या रहता है? जिंदा रहता है, लाइव रहता है। 2 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए या फिर 72 घंटे के लिए? कितने टाइम के लिए? फटाफट से आंसर करें कमेंट सेक्शन के अंदर। 2 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स या फिर 72 आवर्स? तो देखिए जो आंसर रहेगा यहाँ पे, वैसे आपको बता दें कि 12 से 24 घंटे तक जो विएबिलिटी पीरियड है वो माना जाता है किसका? जो से 24 घंटे तक जो पीरियड है वो माना जाता है किसका? ओवम का। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है। देखिए यहाँ पे 12 घंटे नहीं है, यहाँ पे 2 घंटे है, 24 है, 48 है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा वो करेक्ट होगा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, द नर्स इंस्ट्रक्ट द मदर अबाउट इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग। नर्स क्या कर रही है? इंस्ट्रक्ट कर रही है मदर को इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। क्लाइंट क्या बोलता है नर्स को? माई ब्रेस्ट आर स्मॉल, विल बी एबल टू ब्रेस्ट फीड माई बेबी। क्लाइंट बोलता है कि मेरी जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं। ठीक है, तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा नर्स का? कौन सा जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होगा नर्स का? द साइज ऑफ योर ब्रेस्ट डज नॉट अफेक्ट योर एबिलिटी टू ब्रेस्ट फीड। उसके बाद में यू शुड अटेम्प्ट टू ब्रेस्ट फीड एंड गिव सुप्लीमेंटल फॉर्मूला, या फिर बोटल फीडिंग इज जस्ट एज अ न्यूट्रिशियस एज ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर फोर्थ ऑप्शन यू कैन डू एक्सरसाइजेस टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर ब्रेस्ट। कौन सा ऑप्शन रहेगा जो आप करेक्ट टिक करना चाहेंगे? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। देखिए तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट रहेगा। ब्रेस्ट का साइज इफेक्ट नहीं डालता अगर मदर क्या है, बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, विच एक्सप्लेनेशन बाय द नर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग दिस न्यूबॉर्न। हिज न्यूबॉर्न आएगा यहाँ पे, हर न्यूबॉर्न आएगा। ठीक है, कौन सी एक्सप्लेनेशन होगी नर्स के थ्रू जो क्या होगी? अप्रोप्रिएट होगी, जब वो क्या करवा रही है? ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड न्यूबॉर्न को। ठीक है, इट्स ओके टू ब्रेस्ट फीड द बेबी
इफ द anti-HIV टेस्ट रिजल्ट आर पॉजिटिव, अगर anti-HIV रिजल्ट पॉजिटिव हैं तो क्या आप ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। इट्स ओके टू ब्रेस्ट फीड द बेबी एज लॉन्ग, जितना टाइम चाहे आप ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं, एज ही इज सिम्टम फ्री। ठीक है, वो क्या रहेगा, सिम्टम फ्री रहेगा। जब तक वो सिम्टम फ्री रहेगा तब तक आप ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। यू कैन नॉट ब्रेस्ट फीड द बेबी बिकॉज यू आर HIV पॉजिटिव। तो नर्स का स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। यू कैन नॉट ब्रेस्ट फीड द बेबी इफ यू हैव डेवलप्ड सिम्टम ऑफ एड्स। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा जो सही रहेगा। देखिए, HIV पॉजिटिव जो मदर है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती बेबी को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि देखो HIV पॉजिटिव मदर की अगर ब्रेस्ट पे क्या है, लीजन्स बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर बेबी मिल्क सक करेगा तो क्या होगा, चांसेस होंगे बेबी के अफेक्टेड होने के। ठीक है, द मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल दैट कैन बी पाल्पेटेड इज, मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल कौन सी है, ये वाइटल साइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल कौन सी है जो पाल्पेट कर सकते हैं, पोप्लिटियल आर्टरी, डोर्सल पेडिस आर्टरी, फिमोरल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। बताइए, ऑप्शन बी जो रहेगा वो राइट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट जो डिस्टल ब्लड वेसल है आपकी जो पाल्पेट कर सकते हैं, डोर्सल पेडिस आर्टरी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, द नंबर ऑफ पल्स, द नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट कितना होगा, नंबर ऑफ पल्स पर मिनट कितना होगा, रेट, वॉल्यूम, टेंशन, रिदम, क्या बोलेंगे इसको। तो देखिए, एक बीट में कितनी, आप एक मिनट के अंदर कितनी बीट्स आ रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाइल टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम द रेक्टल रूट इन चिल्ड्रन थर्मामीटर शुड बी इंसर्टेड अबाउट। देखिए, आप अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठे, क्योंकि आपको भी असेस करना है कि आपके जो कितने आंसर हैं ठीक होते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में साथ के साथ लिखते जाएं कि आप कौन सा आंसर सही दे रहे हैं और कौन सा गलत। व्हाइल टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम द रेक्टल रूट इन चिल्ड्रन थर्मामीटर शुड बी इंसर्टेड अबाउट, कितने, आप चाइल्ड के अंदर आपको रेक्टल थर्मामीटर से चेक करना है तो आप कितना इंसर्ट करेंगे, 0.5 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच एंड 2 इंच। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट रहेगा, 1 इंच तक आप इंसर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे इन्फेंट का पूछा जाता तो 0.5 इंच आता, और अगर अडल्ट का पूछा जाता तो आपका ऑप्शन सी सही होता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट इज, एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, पल्स डिफेक्ट, पल्स एम्पलीट्यूड, या फिर रिदम डिफेक्ट, या फिर हार्ट एम्पलीट्यूड। जो बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उन बच्चों को तो अच्छे से ये जो क्वेश्चन है आई होप कि क्लियर होंगे, क्योंकि आपको ये सारा जो डाटा है वो करवाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा, उसको बोलते हैं पल्स डिफेक्ट। आफ्टर यूजिंग अ थर्मामीटर इट शुड बी क्लीन्ड इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में आप थर्मामीटर को यूज करने के बाद साफ करोगे। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन का यूज करोगे आफ्टर यूजिंग अ थर्मामीटर, एक थर्मामीटर यूज करने के बाद पूछा गया है। तो आपको पता है, हमेशा ध्यान रखना है कि आपको लेस कंटेमिनेटेड टू मोर कंटेमिनेटेड जाना है। ठीक है, लेस कंटेमिनेटेड टू मोर कंटेमिनेटेड जाना है तो आप कहाँ जाएंगे, बल्ब टू स्टेम जाएंगे, स्टेम टू बल्ब, इन एनी डायरेक्शन, या बाय लीनियर मूवमेंट। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, आफ्टर आपने जब थर्मामीटर यूज कर लिया तो सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड होगा आपका पार्ट वो स्टेम होगा, तो आप क्या जाएंगे, बल्ब टू स्टेम जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इन एबीजी रिपोर्ट, एबीजी रिपोर्ट के अंदर 7.3 पीएच है, PCO2 70 है, PaO2 80% है और PCO 24 है, HCO3 है यहाँ पे ये। ठीक है, प्रेजेंट तो पूछा गया है क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्द ही आपको यूट्यूब पे इस टॉपिक की वीडियो भी अवेलेबल करवाई जाएगी, अच्छे से समझाया जाएगा कि आप कैसे ये जो क्वेश्चन है सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन फ्री का नंबर देके जाते हैं आपके अच्छे से अच्छे सेंटर लेवल के एग्जाम में भी। तो देखिए, जब आप एबीजी रिपोर्ट देखेंगे तो पीएच 7.3 दी है, तो देखो 7.3 पीएच है मीन्स एसिडिक है, पीएच से हमें पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, PaCO2 कितना होगा, PaCO2 कितना होगा, यहाँ पे दिया है कि 70 है,
PO2 कितना है, 80% है। उसके बाद में HCO3 दिया है 24। तो देखो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए HCO3 जो नेगेटिव है उसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 22 to 27, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देखो HCO3 क्या है, नॉर्मल है, ऑक्सीजन का लेवल भी नॉर्मल है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे पीएच क्या हुई है, कम हुई है, मतलब एसिडिक पीएच है। और आपको पता है कि अगर PaCO2 है तो क्या इंक्रीज हुई है, मतलब क्या है, वो रेस्पिरेशन को शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है, डोंट वरी, जल्द ही आपके लिए हम यूट्यूब पे एक वीडियो डालने वाले हैं जिसके अंदर ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियरली समझाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द फीमेल। फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है, देखिए नया डाटा जिसको पता है उस ही बच्चे का ये क्वेश्चन ठीक होगा। 15 से 45, 15 से 50, या फिर 15 से 49, या फिर 13 से 16। बहुत बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी राइट होगा। पहले जो डाटा था वो 15 से 45 था, लेकिन अब जो डाटा है वो 15 से 49 साल हो गया है, ठीक है। द पैड ऑफ द सबक्यूटेनियस एडियापोज टिश्यू लाइंग इन फ्रंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस इन फीमेल इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू का एक पैड है एडियापोज टिश्यू का सिम्फाइसिस प्यूबिस पे के फ्रंट में, उसको क्या बोलेंगे फीमेल में, लेबिया मिजोरा, लेबिया मिनोरा, ठीक है, मोन्स वेनेरिस या फिर वेस्टिब्यूल। देखिए कंफ्यूज होंगे वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो मोन्स वेनेरिस इसका राइट आंसर आएगा। ये मोन्स प्यूबिस को बोला जाता है, ठीक है, सेकंड नेम है उसका। द एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस इज नोन एज, एंडोमेट्रियम क्या कहलाती है प्रेग्नेंट यूट्रस की, मोरूला, कोरोनिक विलाई, डेसिडुआ, मायोमेट्रियम, क्या बोलेंगे, मोरूला, कोरोनिक विलाई, डेसिडुआ या फिर मायोमेट्रियम, डेसिडुआ राइट आंसर। ऑप्शन जो आपका सी रहेगा वो राइट है। विच प्रिकॉशंस ए नर्स मस्ट टेक ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी के दौरान एक नर्स क्या प्रिकॉशंस लेगी, लीव द इन्फेंट क्लॉथ ऑन, ठीक है, इन्फेंट का जो क्लॉथ्स हैं वो ऑन छोड़ देगी। उसके बाद में उसका जो टेम्परेचर है वो मेजर करेगी एक बारी, रीपोजिशन करेगी इन्फेंट को, या क्या करेगी, कवर करेगी उसकी आईज को। तो क्या करेगी नर्स, देखिए जब भी फोटोथेरेपी आप दे रहे हो तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे का जो जेनेटिलिया है और क्या है, खासकर मेल का जो जेनेटिलिया है और क्या है, जो उसकी आईज हैं वो क्या होनी चाहिए, कवर हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, डी। उसके बाद में बात करते हैं, ड्यूरिंग फोटोथेरेपी द नर्सिंग मेजर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी के दौरान कौन सा नर्सिंग मेजर होगा जो इंक्लूड करेंगे, एक्सेप्ट कौन सा नहीं इंक्लूड करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे आप हाइड्रेशन स्टेटस की, ड्रेसिंग अप करेंगे बेबी को। याद रखना एक एक जो यहाँ पे पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करेंगे टेम्परेचर को और कवर करेंगे आइज और जेनेटिलिया को। तो ड्रेसिंग अप नहीं करेंगे, उसकी जो ड्रेसेस आपने डाली हुई है उसको क्या कर देंगे, ऑफ करेंगे, ठीक है। ड्रेसिंग अप बोला है, ड्रेसिंग अप नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी राइट रहेगा, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, 8.2, 2.3, 3.2, 7.5। तो ऑप्शन डी इज राइट, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। प्रेशर अल्सर्स आर कैटेगराइज्ड एज, प्रेशर अल्सर को हम क्या बोल सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक्यूट वुंड, क्रोनिक वुंड, पार्शियल थिकनेस वुंड या फिर नन। तो हम प्रेशर अल्सर को क्या बोल सकते हैं, बेड सोर भी बोल सकते हैं, डिक्यूबिटस अल्सर भी बोल सकते हैं, ठीक है, और पार्शियल थिकनेस वुंड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द क्विकेस्ट टाइम इन विच ए प्रेशर अल्सर कैन डेवलप, कौन सा होता है क्विकेस्ट टाइम जिसके अंदर एक प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकता है। मान लीजिए कोई पर्सन है वो लेटा हुआ है लगातार, ठीक है, एक ही पोजीशन में, तो कितना टाइम, 6 से 8 घंटे, 24 से 48 घंटे, 1 से 2 घंटे या फिर 48 से 72 घंटे। तो ऑप्शन ए इज राइट, 6 से 8 घंटे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर बॉडी टेम्परेचर इज डैश सरफेस बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? लेस देन होता है सरफेस बॉडी टेम्परेचर से, हाइयर होता है, इक्वल टू होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो आपका कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमेशा हाइयर होता है, ठीक है, याद रखना है इस बात को, वो क्या होता है? हाइयर होता है सरफेस बॉडी टेम्परेचर से। उसके बाद में बात करते हैं, ए राइज ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ टेम्परेचर विल इंक्रीज द पल्स। ठीक है, अगर आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है तो आपकी पल्स रेट कितना बढ़ जाती है? कितनी बीट्स बढ़ती हैं? 4, 3, 5, 6। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। तो आपका अगर 1 फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका 4 जो आपका पल्स रेट है वो कितना बढ़ जाता है? 4। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ वाइटल साइन। वाइटल साइन की मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होगी? साइन एंड सिम्टम्स होता है, बताता है वो किसी भी डिजीज के। ठीक है, क्या बताता है वो? साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताता है, फिजियोलॉजी बताता है, या फिर एनाटमी बताता है, या फिर क्या बताता है? ह्यूमन कंपोजिशन का एक पार्ट है, या फिर वो इंडिकेशन देता है बेसिक बॉडी फंक्शनिंग की। तो ऑप्शन डी इज राइट। वो वाइटल साइंस क्या है? हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके बेसिक बॉडी फंक्शनिंग के बारे में बताता है। न्यूनेट्स ऑफ द मदर्स विद डायबिटीज आर एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग बर्थ। न्यूनेट जो होता है डायबिटीज मदर का, उसको कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है बर्थ के साथ? तो बहुत अच्छे से समझाया गया टॉपिक है आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ये क्या होगा? एटेलेक्टेसिस होगा, माइक्रोसिफेली होगी, न्यूमोनिया होगा, या फिर मैक्रोसोमिया होगा। मैक्रोसोमिया की आप जो पिक्चर है वो भी देखना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होगा? मैक्रोसोमिया होगा, क्योंकि देखो क्या हो गया है, बेबी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ग्लूकोज का अमाउंट जो इंक्रीज हुआ है, आपको पता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में कहाँ स्टोर होता है? हमारी बॉडी की मसल्स में, जो हम स्टारवेशन के टाइम पे यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे याद रखना है, वहां पे भी क्या होगा? बेबी के अंदर भी वो स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होने के बाद क्या होगा? जो बेबी की मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? बड़ी बड़ी हो जाएंगी, जिससे क्या होगा? बेबी का बॉडी साइज भी क्या हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा, तो मैक्रोसोमिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर वुड इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज बॉन्डिंग विद हर बेबी। कैसे पता चलेगा? कौन से बिहेवियर से पता चलेगा कि जो क्लाइंट है वो बॉन्डिंग कर रहा है अपने बेबी के साथ में? तो ऑप्शन ए, द क्लाइंट आस्क हर हस्बैंड टू गिव द बेबी अ बॉटल ऑफ वाटर। अपने हस्बैंड को बोलेगी कि बच्चे को एक बोतल पानी दे दो। द क्लाइंट टेल्स टॉक्स टू द बेबी एंड पिक हिम अप व्हेन ही क्राइज। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगी? अपने बेबी से बातें करेगी और उसको उठाएगी जब वो क्राई करता है। द क्लाइंट फीड द बेबी एवरी 3 आवर्स, या फिर क्लाइंट क्या करेगी? रिकमेंड कर रही है, वो जो नर्स से पूछेगी कि रिकमेंड मैनुअल केयर क्या दे। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा, जब वो बेबी से क्या करेगी? बातें करने की कोशिश करेगी, और क्या करेगी? उसको उठाएगी जब भी वो क्राई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंगारू मदर केयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत बेसिक है। कंगारू मदर केयर का जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, हाइजीन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड कोड केयर, और क्या होगा? कोड केयर एंड हाइजीन। तो ऑप्शन ए इज राइट। मेनली हम क्या करते हैं यहाँ पे, याद रखना है, कंगारू मदर केयर कौन से बेबी को प्रोवाइड करवाते हैं? लो बर्थ वेट बेबी को। ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी, प्रीटर्म बेबीज को प्रोवाइड करवाते हैं, और उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? स्किन टू स्किन केयर प्रोवाइड करवाना, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, द बेनिफिट्स ऑफ कंगारू मदर केयर आर ऑल एक्सेप्ट। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कंगारू मदर केयर के? ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाता है, थर्मल कंट्रोल करवाता है, कोड केयर करवाता है, अर्ली डिस्चार्ज करवाता है। तो देखिए, कंगारू मदर केयर से क्या होता है? अर्ली डिस्चार्ज भी होता है, ब्रेस्ट फीडिंग भी होती है, और थर्मल कंट्रोल भी होता है। क्या नहीं होता? कोड केयर नहीं होती। ठीक है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं करते। Which nursing intervention take highest priority when caring for a newly admitted client who receiving a blood transfusion? कौन सी इंटरवेंशन हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगी जिसका अभी अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हेन केयरिंग फॉर अ न्यूली एडमिटेड क्लाइंट हु इज रिसीविंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसका अभी अभी क्या हो रहा है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मतलब करना है आपको।
तो क्या करेंगे आप, वॉर्म करेंगे ब्लड को इन्फ्यूज करने से पहले। क्लाइंट का जो ट्रांसफ्यूजन है वो 4 से 6 घंटे में करेंगे, या फिर डॉक्यूमेंट करेंगे ब्लड को एडमिनिस्ट्रेशन चार्ट पे, या फिर क्लाइंट को बताएंगे कि कोई ईचिंग है, पेन है, डिज्निया है तो हमें रिपोर्ट करें। क्या करेंगे, गर्म करेंगे, 4 से 6 घंटे लगाएंगे। तो देखिए हमेशा 2 से 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। अगर 6 घंटे तक लगेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, सेप्टिसीमिया हो जाएगा। वॉर्म करते हैं ब्लड को, ठीक है, बट यहाँ पे नर्सिंग प्रायोरिटी पूछी है तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट को बताते हैं कि अगर ईचिंग हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, डिज्निया हो रहा है तो हमें रिपोर्ट करना है। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नर्स प्यूलो जो है उसने क्या किया है, एक यूनिट जो है ब्लड की रिसीव की है ब्लड बैंक से, उसने रीचेक करवाया है ब्लड बैग को बाय नर्स एडवर्ड से। उसके बाद में प्रायर द फैसिलिटेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन नर्स प्यूलो प्रायोरिटी चेक विच ऑफ द फॉलोइंग। नर्स क्या चेक करेगी ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले, इनटेक आउटपुट देखेगी, एनपीओ स्टैंडिंग ऑर्डर देखेगी, वाइटल साइन देखेगी, या स्किन टर्गर देखेगी। तो देखो कभी भी एनपीओ नहीं होना चाहिए पेशेंट, ठीक है। स्किन टर्गर देखेगी, इनटेक आउटपुट देखेगी, या वाइटल साइन। तो वहां पे नर्स क्या देखेगी, वाइटल साइन जो रहेगा राइट आंसर रहेगा। अगर मान लीजिए जो भी पेशेंट है आपके पास, उसको अगर फीवर है तो वो क्या करेगी, विद होल्ड करेगी, ठीक है। उसको नहीं जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज नहीं करेगी, ठीक है, जो क्योंकि पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी, फिर क्या होगा, उसको ट्रीटमेंट देंगे, फिर फीवर ठीक होगा और फिर उसके बाद में क्या करेगी, ट्रांसफ्यूज करेगी। हाउ मच फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड, टू मच फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। अगर प्लूरल स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड ए प्लूरल इफ्यूजन, बिल्ड अप, ट्रैप, या फिर शिंक होल। तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट बात करते हैं, वट विच पेशेंट इज मोस्ट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। कौन से पेशेंट को सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट होने का। ए पेशेंट हु हैज बीन वोमिटिंग एंड हैविंग डायरिया फॉर 2 days, वोमिटिंग और डायरिया हो रहा है 2 दिन से। ए पेशेंट विद कंटिन्यूअस नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, एक पेशेंट है जिसका कंटिन्यूअस एनजी सक्शनिंग हो रही है। या फिर क्या होगा, एक पेशेंट है जिसको एब्डोमिनल वुंड है, ठीक है, एट इंटरमिटेंट सक्शनिंग, और उसकी क्या हो रही है, इंटरमिटेंट सक्शनिंग हो रही है। या फिर ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। तो जो ऑप्शन डी है वो राइट रहेगा। देखिए नोजिया, वोमिटिंग डायरिया हो रहा है तो फ्लूइड लॉस होगा, कंटिन्यू नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग हो रही है तो भी फ्लूइड लॉस होगा, और अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी सक्शनिंग कर रहे हैं इंटरमिटेंट तो भी फ्लूइड लॉस होगा। तो ऑल आर द करेक्ट ऑप्शंस। विच ब्लड गैस एनालिसिस आर द मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो देखिए दोस्तों इसमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस में एक ही काम करना है, सबसे पहले पीएच देखो, क्योंकि मेंशन किया गया है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो पीएच देखिए, लास्ट ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि 40 है, तो ये तो एल्केलोसिस को के करीबन है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, ये तो नेग्लेक्ट कर दिया हमने। अब ऑप्शन जो तीनों हैं, पहले जो तीनों ऑप्शन हैं वो राइट हो सकते हैं। अब उसमें भी आपको बोला गया है यहाँ पे, अब देखो HCO3 का देखो, जो ऑप्शन थर्ड है उसमें HCO3 का जो अमाउंट है वो 25 है, और नॉर्मल हमें पता है कितना होता है, नॉर्मल जो अमाउंट होता है वो होता है हमारा, अगर हम बात करें नॉर्मल जो अमाउंट है वो कितना होता है, 22 to 27 होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, और यहाँ पे अगर PCO2 का लेवल भी देखें तो वो भी क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो आपका लेवल है PCO2 का वो इंक्रीज हुआ है, मतलब हमेशा जो रिलेशन है हमें पीएच का देखना है कि किसके साथ बैठता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वहां पे PCO2 का जो लेवल है वो नॉर्मल है ना, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोला है, तो मतलब PCO2 के साथ रिलेशन देखना है। तो ऑप्शन जो ए है उसका रिलेशन सही बैठ रहा है, किसके साथ में, PCO2 का अमाउंट क्या है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है, 35 to 45 होता है, तो यहाँ पे कितना हो रखा है, 55।
तो हमेशा PCO2 रेस्पिरेटरी को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे पीएच भी डिक्रीज हुई तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 30th है वो क्या है, उसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, राइट रहेगा। देखिए आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम कल डिस्कस करेंगे। तो डेली जो हो पाएगा आपके लिए एक क्वेश्चन सेशन अरेंज किया जाएगा जिसके थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ और देख पाओ कि आप कितना, आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही चल रही है, कितना आप गेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए ऐसे ही हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।